हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम क्लास 11 का। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी को ही पढ़ते हैं और एनसीईआरटी में जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे इसी लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा, मैं बीच में आपको बता दूंगा। क्योंकि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का पीडीएफ उठाया है। उससे आपको भी आसानी रहेगी समझने में चीज़ें भी। अगर मैं अपने नोट से अपनी पीपीटी आपसे शेयर करूंगा तो आप कंफ्यूज होगे, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज बाय विटेकर। इससे पहले वाले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 में हम लोगों ने बात कर ली है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से लेके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक। तो विटेकर भाई साहब हमारे, इन्होंने आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उससे पहले तक 4 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रचलन में था कोपलैंड का, जिसमें 4 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 4 किंगडम थे। तो इन्होंने 5वां किंगडम स्टैब्लिश कर दिया है फंजाई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5वां किंगडम विटेकर साहब ने फंजाई को इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले तक फंजाई कहाँ था? प्लांटी में था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी में फंजाई था। इन्होंने फंजाई को अलग से इस्टेब्लिश किया बिकॉज इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। फंजाई कैसा है? एक क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, हीटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। तो फंजाई को इन्होंने अलग से इस्टेब्लिश कर दिया। यही चीज़ें आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जाता है। 5 kingdom classification was given by R.H. Whitaker in the year 1969, which was the 5th kingdom introduced by Whitaker, fungi, on the basis of what? On the basis of mode of nutrition। ये सारी बातें आपको याद में रखनी है। क्राइटेरिया क्या थे याद में रखिएगा, हम लोग बात कर चुके हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया है विटेकर ने, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी आ रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद द फर्दर क्लासिफिकेशन विद द किंगडम प्लांटी। इसमें हम लोग बात करेंगे किंगडम प्लांटी के तहत ही और ज़्यादा क्लासिफिकेशन की। तो 5 किंगडम में किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। प्लांट किंगडम की बात करने जा रहे हैं, किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम। वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आवर स्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर टाइम। यहाँ पे हमें इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि प्लांट किंगडम, प्लांट से रिलेटेड जगत, प्लांट पादप जगत से रिलेटेड जो हमारी जानकारी है, जो हमारा सोचने का तरीका है, जो हमारा क्राइटेरिया है, मापदंड है, वो समय समय पर बदलते रहें। इसलिए प्लांट किंगडम के ऑर्गेनिज्म, उसके जो मेंबर हैं वो भी बदलते रहें। जैसे कि बात कर लें हम लोग फंजाई, मोनेरा के मेंबर, प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा, फंजाई और सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ मोनेरा, मोनेरा के कुछ मेंबर्स, और प्रोटिस्टा जिनमें भी सेल वॉल थी, उनको पहले हम लोगों ने प्लांटी में रखा था, वहाँ से हटा दिया गया। तो लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने 2 किंगडम बनाए थे। कौन से? एनिमिलिया और प्लांटी, केवल 2 किंगडम बनाए थे। किस आधार पे? भाई कोई बेसिस तो होगा कि इन्होंने प्लांटी अलग कर दिया, एनिमिलिया अलग कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल है वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कोई भी हो, उनको उठा के उन्होंने प्लांटी में रख दिया था। तो मोनेरा के मेंबर प्लांटी में, फंजाई प्लांटी में, और इसी तरह से हमारे प्रोटिस्टा के मेंबर जिनमें आपको सेल वॉल मिलती, जैसे कि क्राइसोफाइट्स हो गए, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए, वो भी उठा के उन्होंने प्लांटी में रख दिए थे। तो प्लांटी में वो सारे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं जिनमें सेल वॉल थी। ठीक है, बाद में हमारा नज़रिया बदला, केवल सेल वॉल की प्रेजेंस के आधार पे हम ऑर्गेनिजम्स को या सेल्स को प्लांटी में नहीं रख सकते। तो प्लांटी के बहुत सारे मेंबर चेंज हो गए। तो शुरू में जो मेंबर थे प्लांटी के, आज की तारीख में उनमें से कई सारे हटा लिए गए हैं। जैसे कि फंजाई को तो खास तौर पे आप देखिए एक अलग किंगडम के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया गया है, क्योंकि प्लांटी में आपको आज की तारीख में फोटो ऑटोट्रॉफ मिलेंगे, जबकि फंजाई हमारे कैसे हैं? हीटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, क्लोरोफिल उनमें नहीं होता। तो बहुत सारे मेंबर, बहुत सारे सदस्य ऐसे जिनको कि शुरू में प्लांटी में स्थान दिया गया था, क्योंकि हमारा मापदंड नज़रिया अलग था। आज की तारीख में उनको वहाँ से हटा दिया गया। इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया, जिसको कि ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से हम पहले जानते थे, और ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से इसको एल्गी में स्थान दे रखा था और प्लांटी में प्लेस था।
लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद देखा गया कि साइनोबैक्टीरिया की जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है? अब अगर आपको ये भी नहीं पता है तो तुरंत यहाँ से निकलिए, पीछे चले जाइए और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ के आइए, नहीं तो कंटिन्यू करिए। खैर बता देता हूँ आपको, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स नहीं है, तो वो कहलाएगी हमारी प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, पुराने ज़माने का न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक, यू का मतलब ट्रू, वास्तविक। यूकैरियोटिक जिसमें वास्तविक न्यूक्लियस मिल रहा है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिल रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल रही है, हिस्टोन प्रोटीन मिल रहे हैं और सेल मेल मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स मिल रहे हैं, वो यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी। तो साइनोबैक्टीरिया, जिसको आज की तारीख में हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, पहले इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से जानते थे और इसको स्थान दिया हुआ था किसमें? किंगडम प्लांटी में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ये देखा गया कि ये इसकी सेल का जो विन्यास है, जो स्ट्रक्चर है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो यूकैरियोटिक सेल से अलग है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसको आज की तारीख में साइनोबैक्टीरिया, जो कि पहले ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से जाना जाता था, प्लांटी में प्लेस था, आज की तारीख में साइनोबैक्टीरिया के नाम से किंगडम मोनेरा के तहत आता है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि समय बदला, नज़र बदली, नज़ारे बदले, आपका देखने का नज़रिया बदला तो आपकी सोच बदल गई। आपको जब आपकी सोच बदल गई, जब आपकी जानकारी बदल गई, आपने देखा कि बेसिकली तो दो तरह की सेल है, तो आपने ब्लू ग्रीन एल्गा को एल्गी से निकाला और साइनोबैक्टीरिया के नाम से मोनेरा में प्लेस कर दिया, क्योंकि क्राइटेरिया बदल गया। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इस चैप्टर में हम लोग प्लांटी के तहत किसको पढ़ेंगे? हम एल्गी को पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट को पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स को पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स को पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? उससे पहले हम लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। उससे पहले हम एंजियोस्पर्म के भीतर ही भाई किंगडम प्लांटी की बात करने जा रहे हैं। किंगडम प्लांटी में हम एल्गी पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी में हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी में हम टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी में हम जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी में हम एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे, ये करेंगे साहब। तो उससे पहले हम एंजियोस्पर्म के अंदर ही एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन की जरा सी बात कर लें। ये कहने जा रहा है आपकी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी कहती है लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स। तो कुछ बातें जो आपके कंसर्न का विषय हो सकती हैं, आपके लिए जो बातें जिस संदर्भ में बात करनी है, जो हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, उसमें एंजियोस्पर्म को हम बात कर लें। क्लासिफिकेशन विद द एंजियोस्पर्म दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। और उससे रिलेटेड एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स, कुछ आपकी चिंता कह लीजिए, जिसके बारे में क्लासिफिकेशन सिस्टम ध्यान देता है, उसके बारे में हम बात कर लें। द अर्लिएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो शुरू में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए एंजियोस्पर्म को क्लासीफाई करने के लिए, वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे आधार पे किए गए थे, जैसे कि हैबिट, जैसे कि शेप ऑफ लीफ, जैसे कि नंबर ऑफ लीफ, जैसे कि कलर ऑफ लीफ। ओके, हाँ जी। देवर बेस शुरू में जो क्लासिफिकेशन किए गए वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे थे, बाहर से दिखने वाले सुपरफिशियल कैरेक्टर के आधार पे थे, जैसे शेप ऑफ लीफ, कलर ऑफ लीफ, नंबर, हैबिट। देवर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है? देखिए, दो कैरेक्टर क्या है, लक्षण कैरेक्टर, और ये दो तरह के हैं, सोमेटिक और वेजिटेटिव, और दूसरा रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव का मतलब होता है, वेजिटेटिव कह लीजिए, सोमा कह लीजिए, समथिंग रिलेटेड टू बॉडी। सोमा मीन्स भी बॉडी, वेजिटेटिव कायिक, काया, बॉडी। तो सोमेटिक कैरेक्टर या वेजिटेटिव कैरेक्टर जो प्लांट की बॉडी है उससे रिलेटेड कैरेक्टर, और रिप्रोडक्टिव वो स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो कैरेक्टर हैं वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कहलाते हैं। तो इसने बोला है कि शुरू में जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो क्लासिफिकेशन किस पे आधारित था? वेजिटेटिव कैरेक्टर पे, मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। और या तो वेजिटेटिव कैरेक्टर पे था या वो एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे आधारित था, जैसा कि लीनियस ने दिया। तो अर्लियर एंजियोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे था, जो कि वेजिटेटिव कैरेक्टर थे।
या एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे। सिस्टम गिवन बाय लीनियस। एंड्रोशियम क्या होता है, तो फ्लावरिंग प्लांट में आप देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावरिंग प्लांट का एंड्रोशियम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे आधारित था शुरू में जो क्लासिफिकेशन दिया गया, जैसा कि लीनियस ने दिया। सच सिस्टम्स आर आर्टिफिशियल, और ये सिस्टम जो थे आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, आर्टिफिशियल थे। तो शुरू में जो क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म को लेके दिए गए वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आते हैं, जिससे कि आपको पूछा जाता है कि कैरोलस लीनियस ने जो दिया वो आपसे नीट में पूछते हैं, क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय कैरोलस लीनियस कंसीडर्ड एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। ठीक है जी। Such systems were artificial. They separate the closely related species since they were based on a few characteristics. दिक्कत क्या हुई, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत बदलने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो जो आपस में निकट के संबंधी हैं उनको भी अलग अलग प्लेस कर दिया गया, दूर दराज के जगह पे प्लेस कर दिया गया। दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जो जातियाँ, जो स्पीसीज आपस में एक दूसरे के निकट की संबंधी थी उनको भी अलग अलग वर्गों में स्थान दे दिया गया। सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि आपने केवल कुछ लक्षणों के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल स्ट्रक्चर। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। देखिए पहला जो ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक क्या है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का? ड्रॉबैक, उसकी जो लिमिटेशन है, जो कमियां हैं वो क्या है? पहली कमी तो यह है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को अलग अलग वर्गों में प्लेस कर दिया गया। दूसरा, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को अलग अलग वर्गों में प्लेस कर दिया गया। दूसरा ये था कि इस तरह का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं था, ऑथेंटिक नहीं कह सकते, हम उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने लक्षण जो हैं, भले वो वेजिटेटिव लक्षण है, भले वो रिप्रोडक्टिव लक्षण है, सभी को एक ही नज़र से तोल दिया। तो घोड़े गधे आपने एक ही डंडे से हाँक ली। वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है? काया के कैरेक्टर, बॉडी के कैरेक्टर, जो कि चेंज होते रहते हैं वातावरण के हिसाब से। वो स्टेबल कैरेक्टर नहीं है, उनमें वातावरण का रोल होता है। तो वातावरण के हिसाब से वेजिटेटिव कैरेक्टर, सोमेटिक कैरेक्टर में चेंज देखने को मिल सकता है, फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो इन पर ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए थी, लेकिन वेटेज आपने बराबर दी, तो उससे क्या हुआ, उससे चीज़ों को गलत तरीके से क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स को कर दिया गया। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। ये बात स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर का चेंज हो सकता है इन्वायरमेंट में चेंज के अनुसार। तो यहाँ पे आके आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाता है कितने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? पहला हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किस पे आधारित था? ग्रॉस मार्फोलॉजिकल ज़्यादातर कैरेक्टर्स पे आधारित था, और वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इक्वल वेटेज दे दी गई। इससे क्या दिक्कत हुई? इससे दिक्कत ये हुई जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे उनको भी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग वर्गों में प्लेस कर दिया गया। और क्योंकि आपने दोनों को इक्वल वेटेज दे दी, सोमेटिक कैरेक्टर को भी, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी, इस वजह से क्या दिक्कत हुई है? इस वजह से दिक्कत ये हुई है कि सोमेटिक कैरेक्टर वातावरण के अनुसार चेंज हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिलायबल क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। वो क्लासिफिकेशन में चीज़ें गड़बड़ आ गई, अलग अलग जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी वो अलग अलग वर्गों में प्लेस कर दी गई, और साथ के साथ आपने इस सिस्टम में बराबर का वेटेज, बराबर की महत्वपूर्ण, बराबर का आपने कहिए कि वेटेज का मतलब है कि भाई आपने उसको उतना ही महत्वता दे दी जितनी आपने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को देनी थी। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज़्यादा महत्वपूर्ण आके चलना चाहिए था, क्योंकि वो स्टेबल कैरेक्टर होते हैं, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर
वातावरण के अनुसार चेंज हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ने इक्वल वेटेज दे दी है वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को भी, जो कि अच्छी बात नहीं है, ये स्वीकार करने योग्य बात नहीं है। इसलिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्लेस करने की ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ उससे बेटर तरीका लाए। तो बेटर तरीके में क्या आया? एज अगेंस्ट दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप। तो इसके विपरीत नेचुरल प्राकृतिक, आर्टिफिशियल कृत्रिम। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म। और ये किस पे आधारित था? जैसे कि हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आधारित था ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे, ये आधारित था ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल एफिनिटी, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, एफिनिटी लगाव, नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स का जो प्राकृतिक लगाव एक दूसरे के प्रति है, उस आधार पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया। एंड कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, साथ के साथ आर्टिफिशियल सिस्टम के विपरीत नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में केवल बाहरी लक्षणों को ध्यान नहीं दिया गया, नॉट ओनली एक्सटर्नल, केवल बाहरी लक्षणों को नहीं देखा गया, बट आल्सो द इंटरनल फीचर, साथ में आंतरिक लक्षणों को भी देखा गया, इंटरनल फीचर्स को भी देखा गया। लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा का मतलब बहुत अति सूक्ष्म, स्ट्रक्चर संरचना, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। एनाटमी है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटमी। तो एनाटॉमी को भी ध्यान में दिया गया। एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को लॉगी का मतलब लोगस टर्म से डिराइव्ड हुआ है, लोगस का मतलब टू स्टडी। तो किसी भी चीज़ के आखिरी में लॉगी का मतलब दैट इज द स्टडी ऑफ दैट थिंग। एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायो की स्टडी, एम्ब्रायो डेवलपमेंट की स्टडी। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो मीन्स प्लांट, केमिस्ट्री केमिकल्स, प्लांट में मिलने वाले केमिकल्स। तो ये जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के जगह पे जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया, इट वाज बेस्ड नॉट ओनली द एक्सटर्नल अपीयरेंस बट आल्सो द इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो। अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे भी, एम्ब्रायोलॉजी पे भी, फाइटोकेमिस्ट्री पे भी आधारित था। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है जी। अल्ट्रा फाइटोकेमिस्ट्री, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी, इन सब चीज़ों पे एक्सटर्नल फीचर के अलावा इन चीज़ों पे भी आधारित था हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सच अ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। अब देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। इसके बाद अब आइए आगे चलें। एट प्रेजेंट, और आज की तारीख में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग किसको स्टडी कर रहे हैं? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो व्हाट इज फाइलोजेनी? फाइलोजेनी क्या? फाइलोजेनी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, history of evolution of an organism or a species of an organism or a species, that is called as phylogeny. What is phylogeny? Phylogeny is study of history of evolution of an organism. Study of history of evolution of an organism, that is known as phylogeny. Study of history of evolution of a species, that is also called as phylogeny. तो at present phylogenetic classification system, आज की तारीख में phylogenetic classification system based on evolutionary relationship, जो इवोल्यूशन के रिलेशनशिप, जब एक इवोल्यूशन हो रहा है, जैविक विकास हो रहा है किसी स्पीसीज़ का और किसी दूसरी स्पीसीज़ का, उनके बीच में जो संबंध है उस पर आधारित है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। आज की तारीख में हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं फाइलोजेनेटिक। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल, और आज की तारीख में फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस एज्यूम्स दैट, ये मान के चलता है दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। वो ऑर्गेनिजम्स जिनको एक ही टेक्सा में स्थान दिया गया। तो टेक्सोनॉमी में हम पढ़ के आए। टेक्सोनॉमी क्या है? एक क्लास या एक ग्रुप, उसको हम लोग टेक्सा बोलते हैं।
टेक्सोनॉमी में। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा, वो ऑर्गेनिज्म जो सेम टैक्सा, टैक्सा हमारा स्पीसीज भी टैक्सा, जीनस भी टैक्सा, और हमारा फैमिली, ऑर्डर, क्लास। तो अगर हमने मैमेलिया में किसी को प्लेस किया है तो मैमेलिया में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका कॉमन एंसेस्टर है, एक ही पूर्वज से वो विकसित हुए हैं। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेनली किस पे बेस है? मेनली ये बेस है फॉसिल्स के रिकॉर्ड पे और फॉसिल्स की स्टडी पे, फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी किसी भी जीव का जैविक इतिहास का क्रम, फाइलोजेनी वो किस पे आधारित है? फॉसिल्स पे। अगर फॉसिल्स नहीं होंगे तो फाइलोजेनी आप जान नहीं पाएंगे। तो हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे उन ऑर्गेनिजम्स में जिसके फॉसिल्स नहीं मिल रहे। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज हेल्प टू रिजॉल्व डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना। अगर हम उसकी फाइलोजेनी को ही नहीं जानते तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को कैसे अप्लाई कर पाएंगे? अगर उसके फॉसिल्स नहीं मिल रहे तो उसके विकसित होने का जो क्रम है, उसी के इतिहास को तो हम लोग कह रहे हैं कि भैया फाइलोजेनी है। तो अगर आप किसी की फाइलोजेनी नहीं समझ पाए तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहाँ से कर देंगे? उस केस में हमें क्या करना है? हम साइंस की और ब्रांचेस की हेल्प से क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। फॉसिल्स नहीं मिल रहा है तो ऐसा थोड़ी ना ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई नहीं करेंगे, हम किसी और तरीके से क्लासीफाई करेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी है, ये दूसरी ब्रांचेस के, बायोलॉजी की दूसरी ब्रांचेस की हेल्प से क्लासिफिकेशन करने के तरीके हैं। इसको फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अपनी बुक में मेंशन नहीं है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। ये फिनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन नोट कर लीजिए। तो मैंने आपसे बोला था एनसीईआरटी के अलावा कुछ बातें मैं आपको इलेबोरेट कर दूंगा। एनसीईआरटी सब एक रो में जब भी बात करती है, आप एनसीईआरटी कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, वो एक रो में, मतलब एक फ्लो में बहते चले जाते हैं। उसमें छोटे छोटे आप ये हेडिंग्स या छोटे छोटे ग्रुप नहीं बनाते। यहाँ पे आके उसने एक तरह से सांस ली और बोला है कि वी नाउ यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज। हम आज की तारीख में केवल फॉसिल्स रिकॉर्ड पे बेस होके क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, हम बायोलॉजी की और भी बहुत सारी ब्रांचेस की, साइंस की और भी बहुत सारी ब्रांचेस की सहायता से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। और इन चीज़ों की हेल्प लेना, भाई जिनके यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही, अरे बैडमिंटन खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, कुछ तो करेंगे। अगर फॉसिल्स नहीं मिल रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो क्लासिफिकेशन करना है, तो हमने कोई दूसरे बेस बना के, जहाँ पे फॉसिल एविडेंस नहीं, हम कोई दूसरे ब्रांचेस की सहायता से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देंगे। तो पहला है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, विच इज़ नाउ इजली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कंप्यूटर की सहायता से होती है और जितने भी कैरेक्टर आपको किसी ऑर्गेनिज्म में दिख रहे हैं, हम सभी को नोट डाउन कर लेंगे। ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर एंड डाटा एंड देन प्रोसेस। हम उनको नंबर दे देंगे, कोड दे देंगे। तो जितने भी कैरेक्टर हैं, मानिए आपने लीफ को लिया, लीफ की शेप क्या है, लीफ की अरेंजमेंट कैसा है, लीफ का कंपाउंड लीफ है कि सिंपल लीफ है, लीफ का अरेंजमेंट फाइलोटैक्सी कैसी है, लीफ में मतलब लीफ से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर है सबको आपने नोट डाउन किया, सबको आपने कोड दे दिया। कोड 1 लीफ 1, LF1, LF2, LF3, फिर आपने रूट, फिर आपने स्टेम, फिर आपने फ्लावर। इस तरह से जितने भी कैरेक्टर है सबको नोट करेंगे और सबको आप कोड और नंबरिंग दे देंगे। टू असाइन ऑल द कैरेक्टर एंड डाटा देन प्रोसेस। तो जितने भी आपने कैरेक्टर नोट किए सबको आपने कोड और नंबर दे दिया। अब उस डाटा की प्रोसेसिंग कर ली। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड। इसकी खासियत यह है कि आप कोई भी कैरेक्टर को मिस नहीं करेंगे, सभी कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देंगे और सभी की एनालिसिस कर लेंगे। तो नंबर जो आ रहे हैं, नंबर की स्कोरिंग से जिन ऑर्गेनिजम्स के नंबर, क्योंकि कोड भी दिया नंबर भी दिया, जिन ऑर्गेनिजम्स के नंबर ऑलमोस्ट सेम है वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करेंगे। इस आधार पे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड वी विल नोट डाउन ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर एंड इक्वल वेटेज गिवन टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर
कोड दे दिया, नंबरिंग दे दी, प्रोसेसिंग कर ली, इस आधार पे आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, तो ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहलाएगा। साइटो टेक्सोनॉमी, साइटो मीन्स सेल, टेक्सोनॉमी सेल में मिल रही चीज़ों के आधार पे। दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, तो सेल से मिल रही इंफॉर्मेशन सच एज क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम का नंबर कितना, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर कैसा, क्रोमोजोम का बिहेवियर कैसा। तो साइटोटेक्सोनॉमी में मेनली साइटो मीन्स सेल, रिलेटेड टू सेल, टेक्सोनॉमी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम सेल। तो सेल में हम किसको देखेंगे, क्रोमोजोम के नंबर को देखेंगे, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्रोमोजोम के बिहेवियर को देखेंगे। कीमो टेक्सोनॉमी, कीमो मीन्स केमिकल, टेक्सोनॉमी विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स दैट यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल प्लांट, कि प्लांट में कौन से केमिकल्स मिल रहे हैं टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन, जिससे हम जो हमारी कन्फ्यूजन जो हमें कहिए कि जो हमें दुविधा है उसको सॉल्व करने का तरीका यूज बाय द टेक्सोनॉमिस्ट दिस डेज। आज की तारीख में टेक्सोनॉमिस्ट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं साइंटिस्ट। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा जो आपकी बुक कह रही है। उसके बाद 3 और पढ़ लिए, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। ठीक है जी, ये तीनों किस में आ रहे हैं, फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो सबसे पहले लीनियस ने दिया था, जो किस पे आधारित था, एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे। नेचुरल सिस्टम में डाल्टन एंड हुकर ने, बेंथम एंड हुकर ने, सॉरी मेरे मुंह से डाल्टन एंड हुकर निकला, सॉरी, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो बेंथम एंड हुकर ने दिया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज बेस्ड, किस पे बेस्ड है, फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री, फाइलोजेनी पे आधारित है। फाइलोजेनी क्या है, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो फाइलोजेनेटिक बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे जो आधारित है। और ये रिलेशनशिप कैसे हमने इस्टेब्लिश करी, बाय मीन्स ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और अगर फॉसिल्स नहीं है तो क्या करना है, फॉसिल्स नहीं है तो आपको बताया ही है मैंने क्या करना है। तो हम लोग ले सकते हैं हेल्प किसकी, हम लोग हेल्प ले सकते हैं साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे आके ब्रेक, अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ओके, थैंक यू।